हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को कोशिका के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने एक रिवीजन क्लास भी ली जिसमें हमने 20 प्रश्न उठाए और आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, उसके आप लोगों ने आंसर दिए। ठीक, अब आगे हम लोगों को तो पढ़ना था कोशिका के बाद ऊतक के बारे में, लेकिन एक बच्चे का सवाल, बच्चे ने हमसे कहा है कि मैम बायोलॉजी का जो एक चैप्टर है ब्लड, उसके बारे में पढ़ा दीजिए। तो इसलिए आज हम लोग ऊतक में ना जा करके ब्लड, उनको ज़रूरत है, वो अभी पढ़ना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है, इसीलिए पहले हम लोग थोड़ा सा ब्लड के बारे में देख लेते हैं। जब ये पूरा हो जाएगा ब्लड के बारे में, उसके बाद हम लोग ऊतक देखेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस इधर उधर नहीं जा रहा, बीच में थोड़ा सा ब्लड का टॉपिक ले आ रहे हैं क्योंकि किसी को ज़रूरत है। अगर अगले ने कहा है तो हम पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, तो हम पढ़ाने जा रहे हैं ब्लड आज आप लोगों को। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे ऊतक और DNA RNA फिर आ जाएंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड क्या है, ब्लड किसे कहते हैं? ब्लड जिसे हम लोग आम अपनी भाषा में कहते हैं खून। अब खून तो जानते होंगे, अभी थोड़ा सा कट जाए तो क्या निकलता है? लाल लाल खून ही निकलता है। उसे हम लोग रक्त के नाम से भी जानते हैं, उसका एक नाम है रुधिर। कई नाम से हम जानते हैं, खून भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं और ब्लड भी कहते हैं। खून को इतने सारे नामों से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड। अब आप लोग जान गए कि ब्लड क्या है, मतलब कहीं से कट जाए तो निकलता है जो लाल कलर का, उसी को हम लोग कहते हैं खून। इस खून के, जैसे हमने बताया कि पीछे कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी क्या कहते हैं, बायोलॉजी, और जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार से खून के अध्ययन को सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। खून के अध्ययन को सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी, दो नाम से जानते हैं। खून का अध्ययन जिसमें होता है उसे हम सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे खून मानव की बात करते हैं पहले। सभी जंतुओं में, वैसे बहुत सारे जंतुओं में खून होता है, लाल कलर का ज़्यादा होता है, लेकिन किसी किसी जंतुओं में जो खून है वो अलग रंग का होता है। क्या पौधों में ब्लड होता है? पौधों को कटा तो आप लोगों ने कभी ब्लड रेड कलर का आते देखा है? तो उनमें नहीं होता, लेकिन वैसे जंतुओं में ज़्यादातर में पाया जाता है। ठीक है, और सब में लाल नहीं, किसी किसी जंतुओं में दूसरे रंग का होता है, लेकिन ज़्यादातर लाल होता है। ठीक, तो वैसे हम सबसे पहले लेते हैं मानव। पहले अपने बारे में जानते हैं, फिर बाकी जंतुओं के बारे में जानेंगे। तो ये मानव है। अब मानव में दो कैटेगरी है, जेंडर दो है, मेल और फीमेल, है ना। तो मेल के शरीर में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर यानी कि 5.5 लीटर ब्लड होता है। जो मानव है उसमें मेल के शरीर में जो ब्लड होता है 5.5 लीटर होता है, और फीमेल के शरीर यानी कि महिला, एक पुरुष में 5.5 लीटर और एक महिला फीमेल के शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक, समझ में आ गया कि यानी कि कोई आदमी है तो उसके शरीर में 5.5 लीटर ब्लड होगा, लेकिन हमारे शरीर में अगर ब्लड है तो वो 5 लीटर है। ठीक, मिनिमम इतना होना चाहिए, उससे कम होता है तो ब्लड की कमी मानी जाती है। ठीक है, तो ये 5 लीटर ब्लड होता है शरीर में। ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई ऐसा शरीर का कोई भी ऐसा अंग या कोई ऐसा टिश्यू, कोई ऐसी कोशिका जो पूरे शरीर को एक साथ जोड़े रखती हो। ब्लड पूरे शरीर को एक साथ जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? पैर से आता है, पूरा सर तक जाता है, हृदय पंप करता है, लेकिन वो ऊपर तक भी जाता है और नीचे तक भी जाता है। इसीलिए ब्लड जो है नसों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और ये पूरे शरीर को एक साथ जोड़े रखता है। जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? जोड़ता है। तो ऐसा कोई चीज़ जो पूरे शरीर को एक साथ जोड़े उसे हम लोग कहते हैं संयोजी, यानी कि कनेक्टिंग, जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। तो ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, इसीलिए हम इसे संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आया? अगला है, ये प्राकृतिक कोलाइड है। अब कोलाइड क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। ये जो है प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड क्या है? आप लोगों ने देखा होगा चाय तो अक्सर सभी घरों में होती है। ठीक है, तो चाय जो बनती है तो क्या सिर्फ चाय अकेले पानी या अकेले दूध से बन जाती है? नहीं, उसमें चाय पत्ती भी ऐड करना पड़ता है, चीनी भी ऐड करना पड़ता है, उसकी महक के लिए इलायची भी डालना पड़ता होता है, अदरक भी डालते हैं। ठीक, तो जो चाय बनी वो ना सिर्फ पानी से बनी और ना ही सिर्फ दूध से बनी। वो जो चाय बनी है उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें ऊपर से डाली गई है। इसी प्रकार से जो ब्लड होता है वो केवल पानी नहीं होता, ब्लड में बहुत सारे उसमें RBCs होती हैं, WBCs होती है, प्लेटलेट होती हैं, उसमें प्लाज्मा होता है। इसीलिए जो
ब्लड है उसे प्राकृतिक कोलाइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाय की तरह ही है। अब प्राकृतिक कोलाइड इसे क्यों कहा गया? कोलाइड क्या है? तो कोलाइड ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिसे छानने पर वो पूरी तरह से ना छने, ऊपर कुछ रह जाए। अब चाय को छानेंगे तो क्या ऊपर चाय पत्ती नहीं बचेगी? रह जाएगी ना। जब चाय पत्ती रह जाएगी यानी कि पूरी तरीके से नहीं छना, वो है कोलाइड। ये एग्जाम्पल के लिए बस समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसी मतलब इस तरह के का अगर कुछ है जो पूरी तरीके से ना छने तो आप उसे देख करके पहचान सकते हैं कि हाँ ये कोलाइड है, ठीक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया गया। ब्लड को तो हमने नहीं बनाया शरीर में ना, कि हम लोग बाद में ला करके पैदा हुए बोतल से ब्लड डाल दिया, ऐसा तो हुआ नहीं है। ब्लड जो है वो प्राकृतिक द्वारा ही बनाया गया है। तो कोलाइड का मतलब समझ में आया। कोलाइड का और एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए सिर्फ दूध छाने तो मलाई ऊपर रह जाती है, दूध भी पूरी तरीके से नहीं छना, इसका मतलब दूध भी क्या है? एक प्रकार का कोलाइड है। और कुछ शरबत ले लें, शरबत है उसमें क्या होता है? चीनी होती है, नींबू होता है, ना जाने क्या क्या होता है, डाल के बनाते हैं, ठीक। जब शरबत को छानेंगे तो क्या पूरी तरीके से छन जाएगा? शरबत भी पूरी तरीके से नहीं छनेगा, इसका मतलब शरबत भी क्या है? कोलाइड है। वो सब प्राकृतिक नहीं है, वो सब हमारे द्वारा बनाया गया है, लेकिन है तो वो कोलाइड ही। लेकिन ब्लड क्या है? ये प्राकृतिक कोलाइड है। इसमें हमने आरबीसी अलग से नहीं मिलाया, डब्ल्यूबीसी हमने नहीं मिलाया, प्लेटलेट हमने नहीं मिलाया, ये सब कुछ प्रकृति द्वारा ही उसमें पहले से ही मौजूद है, ठीक। तो इसीलिए इसे प्राकृतिक कोलाइड के नाम से भी जानते हैं। प्राकृतिक कोलाइड है, समझ में आ गया प्राकृतिक कोलाइड क्या है। अब इसका पीएच मान कितना होता है? ब्लड का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 7.4 पीएच मान। यदि किसी का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, इधर है तो 7.4 7 से अधिक है कि नहीं? अधिक है। तो 7 से अधिक है तो वो क्षार है, यदि 7 से कम है, इधर है, तो वो अम्लीय होता है। तो ब्लड का पीएच मान 7 से अधिक है, इसका मतलब ब्लड जो है वो क्षारीय है, ना कि अम्लीय, ठीक। ब्लड का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक है तो ब्लड जो है वो क्षारीय है, क्षार है, ठीक। अब ब्लड का निर्माण होता कहाँ? हमारे शरीर में तो है, उसमें इन सारी चीज़ें भी हैं, वो कोलाइड भी है, वो हमारे शरीर में 5.5 लीटर है, लेकिन कहाँ से है? वो बनता कहाँ है? तो हमारे शरीर में जो हम हैं, हमारे शरीर में ब्लड जो बनता है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनता है। बोन से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अस्थि हड्डी, अस्थि का मतलब हड्डी, बोन मतलब हड्डी होता है, अस्थि मज्जा। अब मज्जा क्या है? आप लोग चिकन उकन जब खाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि हड्डी के बीच में जो खोखली वाली हड्डी होती है, ठीक है। अगर पूरी गोल हाथ की हड्डी है, मान लीजिए ये वाली निकाल लें, तो इस हड्डी के बीच में थोड़ा सा खोखली जगह होती है, तो आप उसमें जब देखेंगे ना तो उसमें आपको जालीनुमा संरचना दिखाई देगी। मान लीजिए ये हड्डी है, तो इस हड्डी में ऊपर से इस पर जब देखेंगे ना तो आपको हड्डी ऐसे नहीं होती, लेकिन कुछ समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसी आपको जालीनुमा कुछ संरचना दिखाई देगी। इस संरचना में लाल लाल कुछ होता है, जब आप उसको तोड़ेंगे तो देखेंगे संरचना में लाल लाल होता है, यही है अस्थि मज्जा। क्या है? अस्थि मज्जा। उसी को हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं, इसी के अंदर हमारा ब्लड बनता है, ठीक। समझ में आया? ब्लड कहाँ बनता है? तो ब्लड जो है वो हड्डियों में बनता है। आप लोगों ने सुना होगा ब्लड जो है वो लीवर में बनता है, यानी कि यकृत में बनता है। अब यकृत में ब्लड किसको बनता है? ये भी है, हम लोगों का तो अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन यकृत में किसका ब्लड बनता है? तो यकृत में बनता है उस बच्चे का, यानी कि जो अभी अपनी माँ के गर्भ में है, माँ के गर्भ से अभी बाहर नहीं निकला। माँ के गर्भ में बच्चा हो, चाहे वो 1 महीने का हो या 9 महीने का, जब तक वो गर्भ में है तब तक हम उसे कहेंगे भ्रूण। क्या कहेंगे? भ्रूण। जब ये पैदा हो जाएगा तो उसे हम बच्चे के नाम से जानेंगे, शिशु के नाम से जानेंगे, लेकिन जब तक ये पैदा नहीं हुआ, भले ही वो 9 महीने का ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो तब तक भ्रूण कहलाएगा, क्योंकि तब तक वो माँ के पेट में है। तो भ्रूण जो है, उस भ्रूण के शरीर में जो ब्लड बनता है वो इसी लीवर में बनता है, क्योंकि जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनके शरीर में सभी अंगों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। अभी बच्चा बहुत छोटा है, धीरे धीरे उनकी हड्डियाँ आप लोग छुएंगे तो एकदम मुलायम सी लगेंगी, ऐसा लगेगा हाथ पकड़ो तो टूट ही जाएगी। अभी हाथ टूट, डर लगता है छूने में उनको, क्यों? क्योंकि वो अभी बहुत कमज़ोर है, वो इतना कमज़ोर है तो उसकी हड्डियों में अभी ब्लड बनने के लायक नहीं, हड्डियाँ उतनी विकसित नहीं है कि ब्लड बना सकें। तो उनका शरीर में जो ब्लड होता है वो कहाँ बनता है? तो उनका शरीर में जो ब्लड है वो लीवर में बनता है, ठीक है। तो जो आप लोगों ने सुना था कि लीवर में ब्लड बनता है, तो वो इसी भ्रूण के शरीर में लीवर में ब्लड बनता है, भ्रूणों में बनता है, ना कि वयस्कों में, ठीक।
भ्रूण के शरीर में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? भ्रूण बता दिया आप लोग किसे कहते हैं, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो अभी पैदा ना हुआ हो, माता के गर्भ में ही हो, उसे हम कहते हैं भ्रूण। उस भ्रूण के शरीर में जो ब्लड बनता है वो यकृत में बनता है। ठीक, हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है वो अस्थिमज्जा में बनता है। ये हो गया ब्लड का निर्माण। अब ब्लड बन तो रहा है, लेकिन ब्लड मरता है कि नहीं मरता? आप लोगों को हमने पिछली वीडियोस में बताया था आरबीसी का जीवन काल केवल 120 दिन होता है, बताया था। तो ब्लड में जो है आरबीसी भी होती है, यानी कि आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पासेल्स है, उन्हीं के कारण ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है। आरबीसी जो है लाल कलर की होती है और उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आगे बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, वो लाल रंग देती है। ठीक, तो जो आरबीसी है वो अगर हमने आप लोगों को बताया था 120 दिन में मर जाती है, और हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। यदि लाइसोसोम नहीं होता तो वो मरकर जाती कहाँ है? तो ब्लड जो है मरकर, हमने आप लोगों को बताया था स्प्लीन यानी कि प्लीहा, जिसे हम लोग कहते हैं तिल्ली, वो तिल्ली में जाता है। तिल्ली को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि ब्लड जब पूरे शरीर में परिसंचरण होता रहता है, यानी कि चलता रहता है, तो उसमें से जो छना हुआ ब्लड, जो मरा हुआ ब्लड है, वो तिल्ली में छन जाता है। तिल्ली से जब होकर गुजरता है तो तिल्ली देखती रहती है कौन मर गया, तो जो मर जाता है उसको अपनी तरफ खींच लेती है, तू मर गया इधर आ, अब तुझे उधर नहीं जाना, क्योंकि वो मर चुका है, शरीर में उसका तो काम है नहीं, जाके तैरता रहेगा उसी में, सड़ेगा, खराब हो जाएगा क्योंकि मर चुका है। लेकिन जो मरा हुआ ब्लड है उसके पास तो लाइसोसोम है नहीं, अब लाइसोसोम नहीं है तो वो गलेगा नहीं, तो इसीलिए तिल्ली क्या करती है? आरबीसी को अपनी तरफ खींच लेती है, वो उससे सफाई कर देती है। ठीक, तो ब्लड को साफ करने का काम कौन करता है? तिल्ली, क्योंकि वो आरबीसी को, मरी हुई आरबीसी को ले लेती है। तिल्ली को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, इसी के कारण ब्लड का रंग जो है वो लाल रंग का होता है। ब्लड का जो रंग लाल होता है वो इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम। आप लोगों ने देखा होगा कि जब खून उनकी जांच कराते हैं तो वो पर डीएल बताते हैं, डीएल मतलब डेसीलीटर में। तो एक डेसीलीटर लेंगे तो उसमें 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है मेल में, 1 डेसीलीटर में फीमेल में 13 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया कि मानव में जो फीमेल है उसका ब्लड 5 लीटर और मेल का 5.5 होता है। तो जो फीमेल का 5 लीटर ब्लड है, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो यदि ब्लड कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन में पाया, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एचबी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है एफई मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, आयरन को कहते हैं लोहा। एक मानव के शरीर में फीमेल में 5 लीटर ब्लड, मेल से कम है 5 लीटर ब्लड। 5 लीटर ब्लड अगर है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, क्योंकि ये 13 ग्राम ही होता है, इनमें 14 ग्राम होता है। ब्लड कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन यानी कि लोहा, और जब हीमोग्लोबिन कम है तो लोहा भी कम है होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मर्दों का शरीर जो होता है वो फीमेल की अपेक्षा जो मेल का शरीर होता है, उनके शरीर जो है कठोर होता है, फीमेल का जो होता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है। आप एक आदमी को मारिए और एक औरत को मारिए तो उसको चोट आदमी को उतना नहीं लगेगी, लेकिन औरत को ज़्यादा लगेगी। इसी लोहा अधिक होने के कारण ही जो आदमी होते हैं यानी कि मेल होते हैं, उनका शरीर जो है वो थोड़ा कठोर होता है, और फीमेल का जो शरीर होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, वो थोड़ा सा नरम होता है। ठीक है, उनकी अपेक्षा उनमें बहुत फर्क होता है। इसी के कारण अब वो फर्क यही ब्लड से ही आता है, क्योंकि इसमें ब्लड कम है, इसमें ब्लड, मेल में ब्लड अधिक है। ब्लड कम है तो हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन कम है, क्योंकि उसमें आयरन होता है। लोहा कम है तो शरीर की मजबूती थोड़ा कम होती है, फीमेल की अपेक्षा मेल ज़्यादा मजबूत होता है। हीमोग्लोबिन आप लोगों को समझ में आ गया, पर डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला है परिसंचरण तंत्र। ये जो ब्लड है ये क्या काम करता है? ये परिसंचरण तंत्र बनाता है। परिसंचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो ब्लड क्या करता है? पूरे शरीर में जितने भी पदार्थ होते हैं इसका कार्य ही यही है कि ये परिसंचरण करता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, परिसंचरण तंत्र। पूरे शरीर, ब्लड का काम है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, खाने को पहुंचाना, बहुत सारी चीजें। तो उसका कार्य आइए डिटेल से देख लेते हैं। ब्लड के कार्य: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन। परिवहन परिसंचरण एक ही चीज ही है। ठीक, तो परिसंचरण जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हमने आप लोगों को बताया था कि जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन लेते हैं नाक के द्वारा वो फेफड़ों तक जाती है। फेफड़ा आप लोग बस इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक स्टोर रूम है, मतलब कोई चीज़ आई
पहले फेफड़ों में रख दी गई, ऑक्सीजन आती है तो फेफड़ों में रखी रहती है। अब फेफड़ों में उसका कोई काम नहीं होता, बस रखी रहती है, वहां से वो ब्लड आता है जब, तो फेफड़ों में से ऑक्सीजन को लेके चला जाता है, और जब जाता है तो जाते जाते जितनी भी कोशिकाएं पड़ती हैं रास्ते में सबको देते जाता है। अब सबको दे करके जब वो जाता है, जब लौटता है तो सबसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, खाली हाथ नहीं लौटता, जाता है तो ऑक्सीजन लेके जाता है, और आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। जैसे मान लीजिए सांस लिए, फेफड़ों में ऑक्सीजन गई, ठीक, अब गई तो जब ब्लड हृदय जो है पंप करेगा तो फेफड़ों तक आएगा, और फेफड़ों से जो है ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में चला जाएगा। अब जब ये लौटता है तो ये खाली हाथ नहीं लौटता, बल्कि सबसे कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके लेकर आता है, फेफड़ों को ही दे देता है। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़, यही प्रक्रिया इसीलिए कहते हैं सांस लेने में ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। तो यही प्रक्रिया, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ब्लड पूरे शरीर में पहुंचा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है और उसे बाहर छोड़ देते हैं। तो अब ब्लड का कार्य क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का परिवहन करना, क्योंकि पूरे शरीर में फैला रहा है, इसीलिए इसे परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये फैलाने पूरे शरीर में परिसंचरण करने का काम कर रहा है, इसीलिए ब्लड को परिसंचरण तंत्र के नाम से। अब केवल ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही परिसंचरण नहीं करता, ये और भी चीजों का परिसंचरण करता है, जैसे ताप नियंत्रण। अब ताप नियंत्रण क्या है, तापमान, आप लोगों ने सुना होगा कि मानव का शरीर का जो तापमान है वो एक जैसा समान होता है, वो किसी भी मौसम में कभी बदलता नहीं है। जब आप ठंडी में बुखार चेक कराने जाएंगे, यदि आपको बुखार है तब भी 37 डिग्री ही नॉर्मल माना जाता है, यानी कि 37 से ऊपर है तो बुखार है। यदि आप गर्मी में चेक करेंगे तब भी 37 डिग्री ही होता है, और 37 से ऊपर हो गया तो बुखार है। यानी कि शरीर का तापमान जो होता है एक मानव शरीर का, वो समान होता है, हर मौसम में समान होता है। तो ताप नियंत्रण, इसी ब्लड के कारण ही हर मौसम में हमारे शरीर का तापमान एक जैसा बना रहता है। हमारे शरीर का तापमान मौसम के हिसाब से बदलता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ठंडियों के मौसम में देखा होगा, जब हमको बहुत ठंडी लगती है हाथ को ऐसे ऐसे करते रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है कि ब्लड का यहाँ जो परिसंचरण वो तेज हो जाता है, और जब तेज हो जाता है तो वो गर्मी पैदा करता है, तो इसीलिए हाथ जो है वो गर्म रहता है। देखते हैं जब तक शरीर में ये ब्लड परिसंचरण करता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक बहता रहेगा पूरे शरीर में, तब तक हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा, तब तक ये शरीर इसी तरह गर्म रहेगा। लेकिन जब ब्लड का मतलब ये परिसंचरण रुक जाएगा तो शरीर ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए जब वो कोई मरता है तो कहते हैं ना कि अभी अभी मौत हुई है, शरीर अभी भी गर्म लग रहा है, ठीक है। तो यही कारण होता है, ताप नियंत्रण करता है, ये तापमान जो है वो बराबर बनाए रखता है। समझ में आ गया इतना। अगला है भोजन, यानी कि पोषक पदार्थ। भोजन को पोषक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो जो हम भोजन करते हैं, तो क्या जो भोजन करते हैं, अब इतनी बड़ी बड़ी रोटी खाए, इतना बड़ा बड़ा चावल खाए, तो क्या पूरे ब्लड में रोटी चावल तैर रहा है? नहीं, वो पेट में जाता है, स्टमक में उसका पाचन होता है, छोटी आंत बड़ी आंत इन सब पाचन करती हैं। तो जो काम की चीज़ होती है, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जितनी भी चीज़ें, ग्लूकोज जो भी हमारे खाने में है, उसको हमारी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, वो रख लेती है जो काम का है, और जो काम का नहीं है उसे हम बाहर निकाल देते हैं उत्सर्जन द्वारा। लेकिन जो काम का वो लोग रख लेती हैं, ब्लड आता है, सबको लेकर के चला जाता है, पूरे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, वसा, जितनी भी चीज़ें हैं सबको दे देता है। तो यहाँ से ये भोजन का भी परिसंचरण कर रहा है, क्योंकि आंत से ले रहा है, अब पूरे शरीर में पहुँचा रहा है, तो यहाँ से ये परिसंचरण का काम भी कर रहा है ना। तो ये पूरे शरीर में जो है उत्सर्जी पदार्थों का परिसंचरण करता है। ये पूरे शरीर में जो खराब पदार्थ होते हैं उसको लेकर के घूमता रहता है। तो जब ये किडनी की तरफ पास पहुंचता है तो किडनी जो है वो उसको ले लेती है, क्योंकि खराब है। अब किडनी को मालूम, जब ये किडनी में से हो करके गुजरेगा, जो खराब चीज़ है वो किडनी खींच लेगी अपनी तरफ, किडनी ले लेगी। ब्लड तो ले जा रहा है, उसका काम है ले जाना, बाहर नहीं निकालना। किडनी ले लेगी, किडनी बाहर निकाल देगी, क्योंकि किडनी को हम जानते हैं फिल्टर करने का काम करती है ना। तो किडनी ले लेती है, फिल्टर कर देती है, और जो भी खराब चीज़ें किडनी ले करके उसको उत्सर्जन के मार्ग से बाहर निकाल देती है, बाकी खून वापस फिर से चला जाता है। तो ठीक इसीलिए किडनी को जो है फिल्टर के नाम से, मतलब बॉडी में फिल्टर के नाम से भी उसको जाना जाता है, क्योंकि वो फिल्टर कर रही है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ब्लड के बारे में इतना कुछ जाना, ये हो गया ब्लड। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ब्लड चैप्टर बड़ा है, एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना। हम लोगों ने सुना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में है, क्यों है, कहाँ से मिली, कब बनी, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। खून कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, रक्त का थक्का कैसे बनता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोज़ में देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।